योजना विहार हो जाता है। तो आज हमने काफ़ी घर भी परसे योजना विहार में मेरा ही जाने का काम पड़ा था, मुझे जहाँ तक याद है। कुछ कुछ चेहरे जाने पहचाने भी मतलब जो दिखे होंगे मुझे लगता है वहाँ पे। और हमने देखा कि जो यहाँ पे योजना विहार में जो घर है वो काफ़ी बिखरे हुए घर है वैसे। हम उससे पहले जो गए थे, कहाँ पे गए थे अपने? हाँ, विवेक विहार में काफ़ी एक डेंस है, मतलब बहुत कम कम में काफ़ी घर हो जा रहे हैं। योजना विहार में एक सबसे अच्छी विशेषता लगी कि कंसेशन बहुत मिल गया हमको। 3 माला 4 माला जहाँ पे रोज हर जगह पे मिलता था, योजना विहार में योजना बहुत अच्छी थी, किसी पे ग्राउंड फ्लोर में मिले लगभग लगभग घर। तो ये एक विशेषता मैंने देखी योजना विहार पे। हाँ, अच्छा, कल क्या है? अच्छा, तो बी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर ही है क्या पूरा? अच्छा, मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कंसेशन नहीं मिलेगा हमको। तो हम देख रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं। अभी भी 2 बच्ची आई थी तो उसीलिए बोले उनके एग्ज़ाम चल रही पर तो भी देखे कि भाई महाराज बुला रहे तो हमको आना है कैसे भी करके। तो बच्चे अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं बराबर। अब ठीक है, हम यहाँ पे लंबा रुक नहीं पा रहे, लंबा रुकते तो उसका एक अलग बात हो जाती। पर क्योंकि हमारा भी कुछ अलग लक्ष्य भी है, और एक बार हमारा ये है कि कैसे हम स्पर्श कर लें, कम से कम एक बार दिल्ली का एक टेस्ट कर लें। फिर टेस्ट के हिसाब से फिर आगे कहाँ इन्वेस्ट करना वो आगे देखा जाएगा। तो हम स्पर्श कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो यही लक्ष्य है कि दिल्ली का हर एक कोना जो है वो एक टच हो जाए कम से कम। गाज़ियाबाद में भी थे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक प्रवास हुआ और उसमें भी काफ़ी अच्छे लोग जुड़े, तो अच्छा लगा। और दिल्ली की एक विशेष बात ये है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा है। मतलब एक तो होता है ना कि भाई आते हैं क्षेत्र में तो काम करने जैसा कुछ दिखता ही नहीं है, कि भाई काम करने जैसा कुछ है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। पर दिल्ली में काम करने जैसी बहुत चीज़ें हैं जो अच्छा उपयोगिता साबित हो सकती है। और गुरुदेव के चातुर्मास के उपलक्ष्य में हम कितनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी प्रयास हो सकती है। तो आज हम एक विशेष विषय पे बात करेंगे। हम बहुत चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत चीज़ों से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हम जो समझने की कोशिश करते हैं वो बड़े लोगों से कोशिश करते हैं। जो भी आइडल होता है ना हमारा जीवन में, जो जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में है, उसका वो एक आइडल होता है अपना अपना। कोई क्रिकेट में है तो वो विराट कोहली को मान सकता है, कोई धर्म में है तो वो गुरुदेव को मान सकता है। तो सबके अपने अपने आइडल होते हैं, और आइडल होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब होते हैं आइडल तभी तो उनको फॉलो करते हैं तो मिलता है हमको बल। नहीं होगा आइडल तो आदमी रह जाएगा डल। तो चाहिए मुंह मांगा फल, तो जीवन में होना चाहिए आइडल। और आइडल होगा तभी समस्या का मिलेगा हमको हमेशा हल, तभी निकल जाएंगे सारे चेहरे के सल। तो इसलिए होने चाहिए जीवन में आइडल। आइडल नहीं है तो आइडल रह जाओगे आप, खाली रह जाओगे। क्योंकि फॉलो किसको करना, डायरेक्शन देने वाला कौन, किनके पद चिन्हों पे हम चले। तो आप देखो भगवान महावीर नहीं होते तो क्या आज हम ये सब चीज़ देख पाते? तो वो हमारे आइडल थे ना, उनको हमने फॉलो किया, उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया और हम उसके पद चिन्हों के ऊपर चले। अगर वो नहीं होता तो खाना पीना और सोना उसी में जीवन खत्म हो जाता। और कितने और भी कितने धर्म है जिसका कोई श्रेय नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। तो आइडल होना ज़रूरी है। वैसे ही हमारे आसपास में भी कई चीज़ें होती हैं जो हमको ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो हमको बहुत कुछ सिखाती है, बताती है कि भाई मेरे से भी सीख। तो ऐसी एक चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है, कई लोग उसको पेट के रूप में रखते हैं। और वो चीज़ क्या है पता है? जो एकदम धीरे धीरे चलता है। आजकल काफ़ी लोग उसको पेट के रूप में रखने लग गए हैं। लो लो मेंटेनेंस वाला पेट है वो, एकदम लो मेंटेनेंस, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हाँ, कौन बोले?
टॉर्टोइज, परफेक्ट। देखो कुत्ते का अपने को काफी ध्यान रखना पड़ता है, बिल्ली का रखना पड़ता है, और टॉर्टोइज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो हमारे आसपास में टॉर्टोइज कई बार हम देखते हैं। हम कितने घरों में गए तो वहाँ पे पेट के रूप में हमको मिले टॉर्टोइज। डॉगीज भी बहुत मिलते हैं और हमारा अच्छा स्वागत भी करते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। कितना तो हमारे श्रावक लोग भी इतना जय जय ज्योति चरण नहीं करते जितना वो करता है। रास्ते वाले डॉगीज भी मिलते हैं, वो भी बहुत स्वागत करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। और मैंने एक और चीज नोटिस की कि जो घरों में जो डॉगीज होते हैं ना, बड़े टैलेंटेड डॉगीज होते हैं, उनके विषय में बात करो तो चुप हो जाते हैं। बोले इधर खाली मेरा राज चलेगा, मेरे विषय में बात किया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे ही विषय भटके तो बस आपको अटका देंगे हम। तो डॉगीज भी होते हैं। पर हम टॉर्टोइज की बात कर रहे थे कि टॉर्टोइज हमको क्या ऐसे मॉरल देता है जो हमारे लाइफ में कुछ हमको इंस्पिरेशन देता है, और वो भी बहुत गहरे गहरे इंस्पिरेशन देता है। ऐसे नहीं कि खाली ऊपर ऊपर की बात है, उसके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए कि हमारी लाइफ में हर जगह काम आ सकती है। बताइए, चलो एक एक करके सबको बोलना है। कौन बोलेगा? हाँ, आप बोल रहे हो कुछ? हाँ, क्या? धैर्य, हाँ, कूल एंड कामनेस। तो टॉर्टोइज का देखा ही आपने कि एकदम मस्त रहता है, एकदम शांत रहता है, वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करता कोई भी चीज़ के ऊपर। तो बहुत ज़रूरी है कि टॉर्टोइज जो होता है ना, रिएक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है, पर इंस्टेंट नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट रिएक्शन कर दिया तो क्या हो गया? आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? खुद के हाथ में, तो सामने वाले के हाथ में है। सामने वाले के हाथ में अगर इंस्टेंट रिएक्शन किया और अगर अपने हिसाब से किया रिएक्शन, तो किसके हाथ में है? अपने हाथ में। अब वो पाकिस्तान ने कुछ किया और अपने इंस्टेंट रिएक्शन कर दिया, तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। और अगर सोच समझ करके, बोलते हैं ना, मौका स्थान सब देख करके, तो वो किसके हाथ में फिर रिमोट कंट्रोल? वो अपने हाथ में हो जाता है। तो ये कब हो पाता है? जब हम कूलनेस और कामनेस जीवन में रखते हैं। जब रहेंगे जीवन में कूल, तभी तो बनेंगे खिलते हुए फूल। अगर नहीं रहेंगे कूल, तो चाहे एग्जाम दो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में, हो जाएगा डब्बा फूल। फिर लोग बोलेंगे यू आर फूल। फिर करते रहोगे जीवन में हमेशा भूल, और संसार में हमेशा खाते रहोगे धूल। तो बड़ा है सुंदर उसूल कि हमको जीवन में रहना हमेशा सुपर। आप देखो गुरुदेव देख लो, गुरुदेव गर्मी होती है, ठंडी होती है, कुछ भी होता है, वो हमेशा क्या रहते हैं? एकदम कूल रहते, एकदम शांत रहते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि कितनी बार, मैंने तो बहुत बार देखा है, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं। हमारे अरहम जी ने भी बहुत देखा होगा, वैरागी है तो काफ़ी गुरुदेव को निकटता से देखा है। तो कितनी बार गुरुदेव को ऐसा उस रूप में देखा कि जिसमें घिचपिच वाला है जगह, वेंटिलेशन भी नहीं है, और गुरुदेव की तो साधना और जबरदस्त, पंखा भी नहीं होता है, और ऐसे में एक जगह बैठना और वज्रासन में बैठना, और वो भी लोग आते हैं। अब देखो, एक तो कुछ स्पेशल लोग आते हैं तो अलग बात हो जाती है, कई बार जो जनरल लोग आते हैं वो बार बार गुरुदेव की इच्छा रखते हैं, बार बार दर्शन करें, बार बार उनको दृष्टि मिले, क्योंकि इतना दूर से आते हैं तो सबकी इच्छा तो रहती है। पर तो भी आप देखो, एक बार दर्शन करे, मत्थन वंदना में बोले तो ठीक है, दृष्टि मिल गई, एक अच्छा मंगल पाठ हो गया। पर तो भी लोगों का क्या है? पेट भरता नहीं है। मैंने कितनी बार नोटिस किया है, 3 3 बार, 5 5 बार आते रहते हैं लोग। तो मैंने संतों को बोला, जो साथ में रहते हैं, तो गौरव गौरव स्वामी हैं, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा क्यों होता है, इस पर कुछ आपको करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कि बार बार वही लोग रिपीट होते हैं तो ये तो बराबर बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का भी वी टाइम होना चाहिए। वो खाली वी टाइम में रहेंगे तो फिर मतलब एक खुद का भी एक समय होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो, गुरुदेव का तो ये एक मर्जी है, गुरुदेव की एक विशेष कृपा है कि भाई आने दो, जो आए, 2 बार आए, 3 बार आए, वो खुश होकर के जाने चाहिए, तृप्त होकर के जाने। तो मुझे ये लगा कि भाई उनके अंदर जो कूलनेस और कामनेस है वो लाजवाब है, और वो एकदम स्पेशल है। तो जितना कूल रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी क्षेत्र में जाए। अब हम बन्नी है ना, बन्नी है, अब बन्नी भी देखो, आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस बहुत लोग करते हैं, देखो कम्युनिटी बहुत सारी है। क्रिश्चियनिटी की एक बड़ी कम्युनिटी है, एक मुस्लिम भी एक बड़ी कम्युनिटी है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ है।
आप ये देखिए कि साइज मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी या क्वालिटी। अब इतनी सारी कम्युनिटी है पर तो भी बिजनेस कम्युनिटी कौन? बनिया, बनिया में भी कौन है? जैन लोग है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण थोड़ा देखेंगे तो बिजनेसेस में, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे बम्बई में हम थे तो गोल्ड का बिजनेस बहुत कॉमन था, गोल्ड, हार्डवेयर, ये सब बिजनेस। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सबके कोई ना अलग अलग बिजनेसेस है। तो गोल्ड, साड़ी, इनका जो बिजनेसेस होता है, इसमें कस्टमर जो होते हैं, एक ही कस्टमर कितनी बार आते हैं, और कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो कस्टमर आता है खाली क्या खाने के लिए? एसी की हवा खाने के लिए। बोले चलो थोड़ा ऐसे चिट चैट करते हैं, थोड़ा जाते हैं, थोड़े दुकान वुकान में देख करके आते हैं। उनका लक्ष्य ही होता है, उनका कोई खरीदने का कोई लक्ष्य नहीं होता। अब देखो, ओनर है, उसको सब पता है कि भाई ये तो ऐसे टाइम पास के लिए आया, पर तो भी क्या वो बोलता है? उस समय पर क्या रखता है वो? शांति बनाए रखता है। उसको पता है कि देखो इसको जो भी है उसको संभालना तो पड़ेगा अच्छे से। अब उस समय पर अगर वो रिएक्शन कर ले, झगड़ा कर ले, टंटा कर ले, गुस्सा कर ले, तो क्या होगा? वो आएगा? वो तो नहीं आएगा, और दूसरे वालों को भी रोकेगा, माहौल भी खराब कर देगा। और तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो वो आप में भी, आप देखो आप में भी वो चीज़ भरी पड़ी है, अच्छे से भरी पड़ी है। और वो दूसरी कम्युनिटी है तो वो एकदम एग्रेसिव है, एग्रेशन वाली है। तो उनको अगर वो सौंपा जाएगा तो बहुत मुश्किल है कि वो उसको निभा पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो जितना रिएक्शन उतना टेंशन, उतना कम होगा आपका इम्प्रेशन, बढ़ेगा आपका जीवन में डिप्रेशन, क्योंकि आप करते हो छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन। उसलिए करना चाहिए आपस में अच्छे से थोड़ा इंटरेक्शन, तभी बढ़ेगा आपका अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बढ़ाना है तो इंटरेक्शन विथ कूलनेस एंड कामनेस। तो जब रहेंगे काम, तभी तो बढ़ेंगे आपके हर चीज़ में दाम, और तभी तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे और इतिहास गढ़ोगे। नहीं रहोगे काम, तो फिर लगाना पड़ेगा माथे पे बाम। तो चाहिए नाम, तो फिर रहना पड़ेगा हमेशा काम। तो कूल व्यक्ति मतलब ये नहीं है कि वो जवाब देना नहीं जानता, वो जवाब देना अच्छे से जानता है, वो स्ट्रेटेजी के साथ देगा, वो आईक्यू लगा करके देगा, वो ईक्यू लगा के नहीं देगा। आर्मी देखो अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी भी एक आर्मी है, इधर की भी एक आर्मी है। अब कई बार क्या होता है कि देखो, एक आईक्यू से काम करता है और एक ईक्यू से काम करता है। अच्छा कौन सा होता है? जो ईक्यू से करेगा ना वो इंस्टेंट रिएक्शन करेगा, और जो आईक्यू से करेगा वो क्या करेगा? वो सोच समझ करके करेगा, वो इंस्टेंट नहीं करेगा। तो मैं यही समझता हूँ कि टोटो से ये सीखना चाहिए कि कैसे कूल और काम रहे, और एकदम मस्त रहे, बढ़िया रहे, बिंदास रहे, उदास नहीं रहे। और बताइए चलो। तो जैन समाज भी आज जो बड़ा है ना, हमको बाय इंस्टिंक्ट वो सब चीज़ें मिली हुई है। जो संस्कार की हम जो बात कर रहे हैं ना, तो हमने कई बार वो टू बी ग्रांटेड ले लिया। हमको खुद को ही नहीं पता है कि ये इन चीज़ों के कारण से हम आगे आ पा रहे हैं। पर क्योंकि धर्म का भी कहीं ना कहीं शरण है, ये जो छोटी छोटी जो संस्कार होते हैं जो हमको बचपन से मिले हुए हैं, और वो बचपन तक चलते हैं, उसी कारण से आज हम नंबर वन कम्युनिटी बन पाए, क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है, मूल में भूल नहीं है। अब बताइए, टोटो इससे और क्या सीखते हो? चाहे आप सामाजिक भी करते हो ना, तो आप क्या करते हो, किसके लिए करते हो? समता के लिए, कूलनेस एंड कामनेस के लिए। आप माला भी फेरते हो, किसके लिए करते हो? धर्म में ज्यादातर वी टाइम की बात चलती है, मी टाइम की बात चलती है। मी टाइम मतलब खुद पे समय इन्वेस्ट करना। तो ये अलग अलग प्रकार है, कोई स्वाध्याय से करेगा, कोई माला से करेगा, कोई सामायिक से करेगा, कोई तपस्या से करेगा। तो ये सारे मी टाइम के प्रकार है, और इसी से व्यक्ति भीतर जाता है और अपने आत्मा के स्वभाव में रमण करता है। तो जब आत्मा के स्वभाव में रमण करता है तो शांति तो स्वतः ही आने वाली है। तो जब रहेगी जीवन में शांति, तो स्वतः ही हट जाएगी सारी जीवन की भ्रांति, चेहरे की खिल जाएगी कांति। इसलिए तो शांति में मानती है दुनिया सारी। तो एक तो
टॉर्टोइस की बात चल रही थी, और क्या है बताइए। स्लो की बात है, हाँ वो ठीक है, कूलनेस कामनेस में आ गया एक चीज, ताकत में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष जी, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, शील्ड बहुत स्ट्रांग है टॉर्टोइस का। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक शील्ड है, और वो शील्ड क्या है पता है? धर्म। क्योंकि धर्म जो होता है ना, वो आपका ऑरा पावरफुल बनाता है, आपका शील्ड पावरफुल बनाता है। और कई बार आपके ऐसे काम जो बोल करके भी नहीं होंगे, वो आपकी धार्मिकता के कारण से, आपके पॉजिटिव ऑरा के कारण से, आपके शील्ड के कारण से ऑटोमेटिक हो जाए। और जितना व्यक्ति को बड़ा बनना है, उतना उसका शील्ड पावरफुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको? उसको अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी महापुरुष थे, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उन्होंने दुनिया से संपर्क जोड़ा या उन्होंने अपने आप से संपर्क जोड़ा? लोग समझते हैं उन्होंने दुनिया से संपर्क जोड़ा, पर हम तो जितने को मिलते हैं ना, हमने तो उल्टा देखा है। वो लोग तो मी टाइम के लिए तड़पते हैं, वो बोले हमको ये सब चाहिए नहीं, पब्लिसिटी पब्लिक ये सब नहीं चाहिए, ये तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ रही है, अब उसको हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो मैंने देखा कि उल्टा चलता है, वो अपने आप से रखते हैं संपर्क, तभी पूरा विश्व ही उनके साथ करना चाहता है संपर्क। तो क्यों फिजूल करें हम तर्क? अगर जीवन में चाहिए स्वर्ग, तो फिर अपने आप से करना पड़ेगा संपर्क, नहीं तो फिर जीवन बन जाएगा नरक, क्योंकि आप बाहर वालों से ही करते रहते हो खाली संपर्क। तो संपर्क भीतर से करें, वो जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है दो चीज का बैलेंस करना। देखो टॉर्टोइस कैसा होता है, अंदर जाता है, बाहर आ जाता है। जब जरूरत होती है तब क्या होता है, बाहर भी आ जाता है। जब उसको लगता है कुछ माहौल अलग है, तो कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। तो लाइफ भी कुछ वैसी ही है। हम खाली एक्सट्रोवर्ट होंगे, बहिर्मुखी होंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और खाली अंतर्मुखी हो जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लोग आए और मैं बोलूँ मैं तो मौन हो गया, मैं अंतर्मुखी हो गया, तो चलेगा? तो मुझे पता है यहाँ पे तो मुझे बहिर्मुखी भी थोड़ा होना पड़ेगा। पर मैं पूरे दिन यही रहूंगा, बोले नहीं मेरे को तो पब्लिक चाहिए, पूरे दिन 200 की गैदरिंग चाहिए, तो क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो मैं कहीं ना कहीं रूम में भी रहता हूँ तो अंतर्मुखी रहता हूँ, तो बैलेंस करता रहता हूँ। क्योंकि जब तक मेरी खुद की तलवार की धार अच्छी नहीं होगी, तब तक क्या उसका वैल्यू है? मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं होगा, इनसाइड आउट से नहीं कुछ आएगा, तब तक कोई वैल्यू है? तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बैलेंस करके चलना पड़ता है। और जीवन में हमेशा याद रखना कि जितने भी महापुरुष हुए या जो भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे स्वीटी जी इन्होंने सीए किया ना, और भी हमारे अरहम जी है तो अभी वैरागी बने हुए हैं, तो अभी इनको भी क्या शिक्षा मिलती है? इनको यही शिक्षा मिलती है कि भाई अंतर्मुखी बने रहो, बराबर है ना? स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जाप करो। सीए आपने किया था, तो आपको भी स्टार्टिंग में क्या करते थे? आप सोशलाइज हुए थे क्या स्टार्टिंग में कि चलो हम टीपीएफ में जुड़ जाते हैं, लगते हैं? बोला आईपीसीसी जान दो भाई, फाइनल जान दो, कोई खास बात नहीं। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो ये क्या थे पहले? इंट्रोवर्ट थे। पहले इंट्रोवर्ट थे, 10 साल उन्होंने पढ़ाई में लगाया। जो भी हायर एजुकेशन करते, आईएएस आईपीएस जो भी पढ़ाई करते, तो स्टार्टिंग के कितने साल वो अपने ऊपर लगाते हैं। वैसे ही आप देख लीजिए आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु पहले से ज्ञानी थे, तो क्या उन्होंने पहले से इस लोगों पे समय लगाना चालू कर दिया? किस पे समय लगाया उन्होंने? विकास जी किस पे लगाया? अपने ऊपर लगाया। आपको आश्चर्य होगा कि 10 साल तक आचार्य भिक्षु की कोई कृति नहीं आई थी, कोई रचना नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने इंट्रोवर्ट होकर के अपने ऊपर काम चालू किया। हमारे ट्रैवलिंग वाले, तो ये भी इन्होंने भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना। ये बोले नहीं मैं तो अभी समाज के लिए करूंगा, सब बस बाहर ही घूमूंगा, लोगों से संपर्क करूंगा, तो काम होगा क्या? तो खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद पे रिसर्च करना पड़ेगा। तीर्थंकर देख लो, तीर्थंकर तो जन्म लेते ही तीन तीन के ज्ञान, तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो जा सकते थे, चमत्कार दिखा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, पर तो भी वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वो जंगल में जाते हैं। जंगल में कर्मों के साथ करते हैं दंगल, तभी उनके जीवन में होता है हमेशा मंगल। चाहिए मिलता है उनको हमेशा मुंह मांगा फल, उसीलिए उनकी आत्मा हो जाती है निर्मल। तो
वो दंगल करते हैं कर्मों के साथ, उसलिए जंगल में जाते हैं। तो वो अपने साथ रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं कितने सालों तक। फिर जब जैसे ही केवल ज्ञान होता है वैसे ही वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर आते हैं। तो ये लाइफ में स्टार्टिंग में क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, फिर क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट, फिर बैलेंस हो जाता है। अब्दुल कलाम जी देख लो, आचार्य महाप्रज्ञ जी देख लो, स्टार्टिंग के साल थे कितने सालों तक, 30-35 साल तक तो वो बाहर ही नहीं आए कभी। और जब उन्होंने चालू की अपनी स्पीच, सबको पता है कि किसी के पल्ले पड़ती ही सबको बाउंसर जाती थी। क्यों? क्योंकि एकदम स्कॉलरली स्पीच थी उनकी। अब स्कॉलरली थी, कॉलर तो था अच्छा, पर ओवर स्कॉलरली थी, तो लोगों को कनेक्ट नहीं होता था। पर धीरे धीरे वो जैसे एक्सट्रोवर्ट होना चालू हुआ, लोगों की साइकोलॉजी को समझा, अपने आप को मोल्ड किया उन्होंने। अगर वो पहले ही अगर ये सब भाषण देना, ये सब करना चालू कर देते, तो क्या आज वो प्रज्ञा पुरुष बनते? नहीं बन पाते। फिर आगे जाकर के उन्होंने बैलेंस कर दिया, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों बैलेंस कर दिया। आप सबको पता होगा एक जीव आता है, स्पेशल जीव, कैटरपिलर, सुना है ना आपने? अभी उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता, देखा है ना तुमने? कैटरपिलर देखा है? कैटरपिलर किस में रहता है? किस में रहता है? पेड़ पे तो रहता है, पर एक चीज में रहता है भाई, कुकुन, कुकुन में रहता है। कुकुन में एकदम सुकून मिलता है उसको, मस्त लगता है। अब आप देखो वो एक ही पेड़ में थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, डुलता रहता है, उधर ही घूमता है आपस में। क्या वो बाहर निकलता है? बोले नहीं, मैं तो अभी बटरफ्लाई बन के बस उड़ूंगा मैं तो। नहीं, वो अंदर ही रहता है, अंदर रह करके अपने आप को तैयार करता है फ्यूचर के लिए। करते करते फिर जब तैयार हो जाता है तो वो खुद शेल को तोड़ता है। उसमें भी किसी ने हेल्प कर दी तो वो मर जाता है, तो खुद शेल को तोड़ता है और क्या बन जाता है, बटरफ्लाई। और वही देखो हाउस फ्लाई होती है। हाउस फ्लाई क्या होती है? हाउस फ्लाई होती है ना, वो ककुन में रहती है क्या? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है क्या उसमें? नहीं होता है। वो क्या करती है, आते ही बोले चलो हम उड़ान भरते हैं, भाई हम जिंदा हो गए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए हम कौन है, हम भी बड़े डॉन हैं, सबको कर देंगे मौन। तो वो उड़ती है। देखो दोनों के लिए ताली बजाई जाती है। बटरफ्लाई आता है तो भी कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है। पर उसको ताली किस लिए बनाई जाती है? एप्रिसिएशन के लिए। और उसको किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। उसको मारने के लिए, भगाने के लिए। उसको कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कचरे में भी बैठ जाएगी। कुछ संघ का कुछ पता ही नहीं उसको, किसके संगत में रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट ही रहती है हमेशा। और बटरफ्लाई को पता है भाई मुझे तो फूल पे बैठना है हमेशा, अच्छी अच्छी जगह ही बैठना है, अच्छी संगत में ही रहना है। तो इसलिए आदमी की विवेक शक्ति कब जागृत होती है? जब वो अपने साथ संपर्क रखता है, जब वो जानता है कि मुझे इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, अंतर्मुखी जाना पड़ेगा, फिर मुझे बहिर्मुखी बनने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं होता तो क्या वो बटरफ्लाई बन पाता? नहीं बनता। तो टॉर्टोइज की तरह हमको भी क्या मैनेज करना पड़ेगा कि कब इंट्रोवर्ट होना, कब एक्सट्रोवर्ट होना। खाली एक्सट्रोवर्ट होंगे तो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बोले डिमांड है नहीं मार्केट में और सप्लाई करते जा रहे, सप्लाई करते जा रहे, कई लोग होते हैं ना, कई कुछ कार्यकर्ता भी ऐसे मिल सकते हैं जो ओवर सोशलाइज्ड है। तो फिर उसका उसका समाज में वैल्यू होता है क्या? कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि ओवर सोशलाइज है। तो बैलेंस करते हैं, 3 साल 5 साल एक्टिव हो गए, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया, फिर अपने घर का ध्यान रख लिया थोड़ा, तो वो बैलेंस करके चलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं एम्बी वर्ड, बी एम्बी वर्ड, मतलब बैलेंस करके। किसको? इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो जब बनेंगे एम्बी वर्ड तभी तो मार पाएंगे हम अच्छे से संसार में वर्ड। काम हमारा होगा हमेशा जट पट, मिट जाएगी सारी खट पट। तो इसीलिए बनना है हमको क्या, एम्बी वर्ड। तो एम्बी वर्ड का होना चाहिए दिमाग में मत, तो जीवन में आनंद ही अलग रहेगा। और बताइए क्या? टॉर्टोइज, चीजें बहुत है टॉर्टोइज में भी सीखने की। हाँ, लॉन्ग ड्राइव वो ठीक है, रैबिट और उसकी बात कर रहे हो आप। डीप ब्रेथ, बहुत अच्छी बात है। कि टॉर्टोइज की जो ब्रेथ होती है वो कैसी होती है?
छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी होती है, लंबी होती है। उसलिए उसकी एज भी कितनी होती है? बड़ी होती है। मतलब 150 साल 200 साल जीते हैं। और वही अगर कुत्ता बिल्ली इसकी देखे तो छोटी होती है। क्यों? उसकी ब्रेथ कैसी होती है? एकदम शॉर्ट होती है। कितनी होती है? उनकी उनकी जो आयु होती है वो 12 साल 15 साल। जैसे चित्ता हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इन सबकी एज छोटी होती है। टॉर्टोइज है, एलिफेंट है, इनकी एज कैसी होती है? बड़ी होती है, लंबी होती है। लंबी क्यों होती है? क्योंकि उनकी ब्रेथ कैसी होती है? लंबी होती है। तो लाइफ अगर एक्सपेक्टेंसी आपको बढ़ानी है तो आपकी ब्रेथ कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और मैं तो अभी एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम रोज अभी प्राणायाम करते हैं, तो हमको इतना आनंद आता है और इतना मजा आता है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी भी बहुत बढ़ जाती है, आपका जो इंटरनल पावर है वो भी बढ़ जाता है। और ये तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, पर बाकी रिसर्चेस भी बहुत सारी है। बुक मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को कंपलसरी पढ़ने जैसी है। उसका नाम है ब्रेथ। ब्रेथ करके बुक है, जो एक जेम्स नेक्स्टर करके एक बड़े व्यक्ति ने लिखी है, और एकदम रिसर्च ओरिएंटेड बुक है। तो इस बुक में बहुत सारे इंसिडेंट्स है। तो इसमें ये बताया गया कि जो श्वास है ना, श्वास के माध्यम से दुनिया की सारी बीमारियां क्या हो सकती है? क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। बड़ी बीमारी मतलब सब आ गई, यहाँ तक कि कैंसर भी। और उसमें केस स्टडीज दिए हुए कितने सारे कि बड़ी बड़ी बीमारियों के वहाँ पे। रशिया का एक बताया गया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे एक नगरी बनाई थी एकेडेमिका करके, और उस नगरी में रशिया के जितने भी ऐसे बीमार लोग थे उनको लाया गया उधर, और उनको खाली श्वास के माध्यम से उनको ठीक किया गया। तो पूरा वो रिसर्च पूरा एकदम डीप बताया हुआ है। और यहाँ तक कि जो हम बोलते हैं ना लब्धियाँ, कि आत्मा की कुछ विशिष्ट सिद्धियाँ होती है, कुछ विशिष्ट प्रज्ञा होती है, जो हमारे निर्णयात्मक शक्ति को बढ़ाती है, हमारे हर काम को सार्थक कर देती है। वो भी जो चीज़ें हैं वो भी श्वास के माध्यम से बहुत ज़्यादा संभव है। तो उसमें पूरा रिसर्च दिखाया है। फिर एक पूरे विश्व में अलग अलग धर्मों में कैसे श्वास के ऊपर कितना अच्छा बताया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया समुराई का। आपको पता होगा समुराई जो होते हैं जापान में काफ़ी बड़े वॉरियर होते थे। वर्ल्ड के सबसे बड़े वॉरियर ही ये रहे समुराई। क्योंकि जापान ने जितना कॉलोनी कॉलोनाइजेशन किया, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्रीज ने किया हो। इतनी छोटी सी कंट्री और उन्होंने इतना कॉलोनाइजेशन किया। तो उन्होंने बताया कि समुराई का जो एकदम लास्ट लेवल होता है ना, उसमें क्या होता है, उनको सुलाते हैं समुराई को, और उनके ऊपर इधर क्या रखते हैं पता है आपको? फेदर रखते, फेदर। किसके पास? नाक के पास। और श्वास इतना मंद होना चाहिए कि वो फेदर हिलना नहीं चाहिए। अगर वो फेदर हिल गया तो वो आउट, फेल हो गया। तो देखो श्वास के ऊपर उधर कितना महत्व दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दिखाई है, बताई है कि ब्रेथ से कितना बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने तो बुक पढ़ी थी, पर अभी मैं तो एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। तो मैं तो अभी आजकल एक ही चीज़ का कायल हो गया हूँ, वो है प्राणायाम। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ प्राणायाम करते नहीं करते हो, करते नहीं करते हो। ठीक है, जो करे अच्छी बात है, पर हमको अच्छा लगा तो हमने शेयर किया। तो ब्रीथ बड़ी मायने रखती है। और आपने एक ही चीज़ पे अगर फोकस कर लिया ना, ना आपको कोई जिम्नास्टिक की ज़रूरत है, ना योगा की ज़रूरत है, ना कोई और दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत है, ना दवाइयों की ज़रूरत है। खाली एक ही चीज़ को, किसको? ब्रीथ को, श्वास को। अब आपने कुछ गड़बड़ी से किया है। लोग कई बार बोलते हैं कि मैं तो करता हूँ 15 मिनट 10 मिनट। अब वो किस तरीके से किया वो भी बड़ा मायने रखता है। हम भी पहले करते थे 10 साल पहले, तो मुझे पता है आज परसों मतलब वो 10 साल पहले और आज में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय पे काफ़ी मिस्टेक्स की थी हमने। अभी ट्रेनर आते तो वो बराबर तरीके से करवाते, तो एकदम प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। तो मनीष बता रहे। तो श्वास, ब्रीथ, कि श्वास पर हमारा होना चाहिए अटूट विश्वास। और कैसे बेहतरीन हो श्वास, उस पर होना चाहिए अच्छा हमारा प्रयास। तभी जीवन में हमेशा बनेंगे हम बिंदास। श्वास बराबर नहीं होगी तो जीवन भर रहेंगे उदास। तो बनना है खास तो फिर अच्छा करना होगा अपना श्वास।
तो श्वास अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और एक ही चीज़ को साध लिया तो मुझे लगता है आपने दुनिया की हर चीज़ को साध लिया। तो टोटोइज्म ने ये सीखा, 3 चीज़ तो हमने बता दी। और एक चीज़ है जो बड़ी मायने रखती है, और मैं तो बोलता हूँ ये हर व्यक्ति के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। वो क्या चीज़ है? टॉर्टोइज होते हैं ना, टॉर्टोइज, वो किस में रहते हैं पता है? अंडे में रहते हैं, अंडों में। तो शीशोर होता है ना, उसके पास अंडे उनको बिछाए जाते हैं। अब जैसे ही वो अंडे से निकलते हैं ना, क्या होता है पता है? कौन आती है? मम्मी आती है क्या? पापा आते हैं उनको हेल्प करने के लिए, पैम्परिंग करने के लिए। भाई चलो, तेरे को हेल्प कर ले, तेरे को थोड़ा रास्ता दिखा दे। आते हैं। क्या होता है? वो ऑन योर ओन होता है, वो खुद से ही जाता है समुद्र के पास, और खुद से उनका जो भी एक कनेक्शन होता है, केमिकल कनेक्शन, तो उससे वो बराबर जगह पे पहुंच जाता है। तो उसको कोई पैम्परिंग मिलती नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा हमको क्या फायदा मिला, क्या हमको देखने को मिला, कि जितनी हम जीवन में अपनों को, अपने जूनियर्स को पैम्परिंग करते हैं, उतना बिगड़ता कौन है? वो बिगड़ेगा। तो दोनों ज़रूरी है, पैम्परिंग टेम्परिंग दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये देखिए, वेस्टर्न कल्चर है, मैं किसी कल्चर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमको अडॉप्ट करनी भी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें हमारी भी बहुत अच्छी है, वो भी उस पर आता हूँ। वेस्टर्न कल्चर में भी एक सिस्टम चलता है। वहाँ आपको क्या लगता है, बच्चे इंडियन कल्चर में जो भी मल्टी बिलियनर बनते हैं वो कब, कितनी एज में बनते हैं? या जो भी एकदम टैलेंटेड, या कितनी एज में बनते हैं? इंडियन में 35 बहुत जल्दी आ गया। मतलब एक रिनॉन्ड, और जो होता है 45 50, मतलब ज़्यादातर जो बड़े जो एक चेयरमैन या जो होते हैं वो ये एज के होते हैं। और वहाँ पे एब्रॉड की बात करें तो वो 18 20 साल में बन जाते मल्टी बिलियनर। उसका रीज़न क्या है? कारण क्या है? क्योंकि 16 साल में उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको पूरा अडॉप्ट करना है। आप अपना, अपने को मतलब ये नहीं करना है 16 साल हुए भले चलो निकलो इधर से, अपने हिसाब से करो, ये नहीं करना है। कैसे हम अडॉप्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता बता सकता हूँ। तो उनकी ये अच्छी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो अपने हिसाब से काम करते हैं। मल्टी बिलियनर भी होंगे तो भी वो बच्चे पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, तो डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनको पैसों का वैल्यू पता होता है, किस तरीके से लाइफ में स्ट्रगल की जाती है वो उनको पता होता है। तो उनको पैम्परिंग भी मिलती है, टेम्परिंग भी पूरी मिलती है। और इंडिया में उसको 22 23 साल तक तो ये नहीं पता मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। 12वीं कंप्लीट होती है, फिर बोले साइंस लो कॉमर्स लो, परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या करें। हाँ, वो भी स्कूल डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आसपास का जो इकोसिस्टम होता है वो डिसाइड करता है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और वो सीए करा, मैं सीए करा, वो सीए करा। पीयर प्रेशर डिसाइड करता है। तो वो खुद का उसका रीजनिंग तो, क्योंकि ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स फॉर हिज डिसीजंस। तो वही बात है कि लाइफ में हमको उनको इंडिपेंडेंट बनाना भी ज़रूरी है, तो ऑन योर ओन करना भी ज़रूरी है। तो जैसे कई बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कई बार पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों को ज़्यादा ओवर पैम्परिंग हो गया, ज़्यादा कंफर्ट जोन उन्होंने देख लिया, हर चीज़ उनको बैठे बैठे मिल रही है, खाना पीना भी मम्मी आती है, फूड फीडिंग करती है, स्पून फीडिंग करती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स नहीं, पापा करते ज़्यादातर। मम्मी तो शील्ड बन जाती है, मम्मी बोले नहीं मेरे बच्चे को नहीं भेजना है, पापा बोलते नहीं ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे, फिर एक वर्ल्ड वॉर हो जाता है, फैमिली वॉर। फिर जीतते कौन है? पापा जीत जाते हैं। बोले हॉस्टल, बोले नहीं हो सके तो टल, हॉस्टल नहीं जाना। पर जैसे तैसे करके कुछ हो जाता है, और वो जाता है जब हॉस्टल जाए, कोई बाहर जाए, कुछ भी जो भी जैसा भी। पर मैंने देखा है वो जब जाता है रोता भी है, उसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। पर जब जाने के बाद उसके लाइफ में क्या हो जाता है? चेंज, बहुत बड़ा चेंज। और मैंने तो 95% देखे बच्चे जिनमें बहुत ट्रेमेंडस चेंज आता है, और वो जो पहले इतने इमैच्योर थे, बाहर जाकर के एकदम मैच्योर हो गए, हाईली मैच्योर। मैं तो मेरे भाई की बात करता हूँ, सग्गा भाई है मेरा। मैं था तब एकदम इमैच्योर, मस्ती शैतानी,
मारा मारी बहुत कॉमन था उसके लिए। स्कूल में 3,000 बच्चे थे तो दादा था, रोज पिटाई करके आ जाता किसी ना किसी की, और सुनना हमको पड़ता। अब मैं तो इधर आ गया। अब वो पेरेंट्स टेंशन में कि बोले ये तो चलो इससे तो हमको काफ़ी वो था और ये चला गया, और अभी ये क्या करेगा। अब मैं जैसे ही आया उसकी लाइफ में कुछ चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसने सोच लिया कि मुझे घर पे नहीं रहना है, घर पे रहूंगा तो मेरे भाई की याद आएगी, तो मुझे क्या करना है। तो कभी बम्बई आ गया, फिर कभी चेन्नई रहा, अभी वो अब्रॉड में। तो वो थोड़ा रोटेशन करता रहा, माइग्रेशन करता रहा, और समय समय पे घर पे भी आ जाता है। तो उसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई, एक उसने उसको इतना सिखाया, तो आज बहुत अच्छे लेवल पे चला गया, मैच्योरिटी वाइज और हर तरीके से। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें बच्चों में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 साल या 3 साल के लिए भी अगर आप अलग करते हो, फिर वापस उनको सोशल बना दो। हमको फॉरेन जैसा नहीं करना है कि एकदम किक मार दिया और फिर वो एकदम एंटी सोशल हो गए, पेरेंट्स को कभी याद ही नहीं करते, वैसा नहीं करना है। 2 साल 3 साल अपने से थोड़ा अलग किया, और थोड़ा सीसीटीवी कैमरा भी रखा कि भाई वॉच किया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। 1 साल 2 साल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो वापस जुड़ गया आपके साथ। तो उससे क्या होगा, उससे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, और वो आपसे एकदम टूटा भी नहीं है, और आपसे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये टॉटोइज से हमने सीखा कि ऑन योर ओन रहना भी ज़रूरी है। जब रहेंगे ऑन योर ओन, तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, इतिहास गढ़ेंगे। अदरवाइज कितना भी काम कर लो, यू आर जस्ट गॉन, क्योंकि आप रहोगे हमेशा मौन, क्योंकि आप कभी ऑन योर ओन नहीं रहे। तो हमने कुछ बातें सीखी, बातें बहुत कुछ हो सकती है, पर हमने कुछ कुछ बातें टॉटोइज से समझने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, और आप लोग भी एक्सप्लोर करना, और क्या क्या हो सकता है, टॉटोइज से हम क्या क्या सीख सकते हैं, फिर मुझे शेयर करना ज़रूर। पर मेन बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, जब जब आप किसको देखोगे, टॉटोइज को देखोगे, तब तब आप मुझे याद करो नहीं करो, पर ये लेसन्स को तो जरूर याद करेंगे। तो रिवीजन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो बोले महाराज ने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेमोराइज हो गया आपको, क्योंकि वो चीज़ इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो हम एक बार पॉइंटर्स बोलेंगे फटाफट, हमने जो बोले ये तो है ही, इसके अलावा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। पर हमने जो बोले वो पॉइंट्स को एक बार फटाफट करेंगे हम, क्योंकि समय की भी सीमा है। जल्दी जल्दी कौन 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 से पॉइंट बोले थे हमने। धैर्य, फिर शील्ड, फिर ब्रेथ, फिर बी योर ओन, फिर बी ऑन योर ओन। हाँ, एम्बीवर्ट, कि कब क्या होना है वो अपने मतलब माहौल के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। तो ये हमने कितने पॉइंट देखे, 5 पॉइंट। तो किन किन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी और समझ में आई, वो अपना हाथ अच्छे से ऊंचा करेंगे, पर पता तो चले। नहीं नहीं, ओम आराम करने की जरूरत नहीं भाई, इतना आगे नहीं। पर मेन बात है, अगर बात अच्छी लगी तो अपने तक रखनी चाहिए क्या। नहीं भाई, अच्छी बात है मेरे तक ही रखूंगा, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। तो क्या करना चाहिए, शेयर करना है। कितने लोगों को शेयर करना है, 3 लोगों को। कितने दिन में, 3 दिन में। हमारा गोल्डन फॉर्मूला है, याद रख लेना। क्योंकि हम क्या है, श्रोताओं को नहीं पढ़ाते, श्रोता अभी बहुत हो गए। हम किसको पढ़ाते पता है, हम ट्रेनर्स को पढ़ाते। तो आप सब लोग कौन हो गए, हमारे ट्रेनर्स हो गए। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर। अब इसका कितना आपको रिटर्न मिलता है, वो आप हमको तब पता चलेगा जब आप मुझे शेयर करोगे कि महाराज हमने होमवर्क कंप्लीट कर दिया, 3 लोगों को शेयर कर दिया। तो पर मेरे जितना लंबा मत खींच लेना, फिर वो भाग जाएगा। आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, और उससे भी पॉइंट निकलवाने की कोशिश करना, और नया एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हो कि और क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं अच्छे अच्छे। तो मैं समझता हूँ कि अभी समय भी एक पूरा हो रहा है, तो ये टोटो इसकी जो बात है, ये ज़रूर आप शेयर करोगे 3 लोगों को, और कितने दिन में, 3 दिन में। अब मनीष भी बता रहे हैं तो हम मनीष को भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मनीष अपनी वाणी से लाभान्वित करें।
प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर ये परिवार जिनके भावना से आज यहाँ आना हुआ, समागम हुआ, और सभी योजना विहार से जुड़े हुए सभी लोग जिन्होंने इस योजना को सफल बनाया है, यहाँ इस संध्या में यहाँ जुड़कर। आप में से कौन कौन है जो भिक्षु स्वामी को मानता है? कौन कौन है जो भिक्षु स्वामी को जानता है? कौन कौन उनसे मिला था? आप मिले नहीं, आप उनको जानते नहीं हो, फिर भी उनको मानते हो। किन कौन कौन ये मानता है कि हमारे भीतर है भिक्षु स्वामी को? हम भीतर से मानते हैं, दिल से मानते हैं। वेरी गुड। और कितने लोग हैं बोले मने ठाकुर ने? सुनियो तो घणो ही है कि स्वामी जी हुआ है, आपने माता पिता जी केवे जना सुना आपा, पर जाना को नहीं। एक छोटे से दृष्टांत से अपनी बात को आगे लेते हैं। एक बार की बात है, 3 युवक एक घर में रात को चोरी होती है। 3 दृष्टांतों के माध्यम से बात को रखा गया। एक घर में चोरी हुई और योग संयोग से संत लोग उस घर में विराजे हुए थे। तो घर में ऊपर का जो कमरा था उसमें संतों को विराजने के लिए स्थान दिया हुआ था। नीचे अलमारी, लॉकर सब सिस्टम था। चोर आते हैं, चोर चोरी करते हैं। अंधेरे में थोड़ा आवाज होती है और वो देखते कि संत है इधर, तो थोड़ा एक बार तो घबराते थे, बोलते ये संत है, संत लोग तो क्या करेंगे? ठीक है, संत लोग तो शास्त्र रखते, शस्त्र नहीं रखते। ये तो अहिंसा वाले होते हैं, ये तो मारना पकड़ना ये सब इनका काम नहीं है। तो संतों से थोड़ी सी बात चल पड़ी उनकी। संतों ने कुछ प्रश्न पूछे कि कौन हो, क्या हो, तो उन्होंने सहजतया बोल दिया हम तो चोर हैं भाई, तो चोरी करने आए हैं। बोले ये क्यों भाई? तो उन्होंने आंसर्स दिए अपने कि हमारी माता जी हैं, उनका इलाज करना है और रोजी रोटी की कमाई तो है नहीं, तो तुमने सेठ जी के पास बहुत धन है, थोड़ा हम ले लेते हैं, शेयरिंग कैरिंग कर लेंगे और क्या। तो हम तो अपनी डेयरिंग करके कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बातचीत बातचीत में संतों ने एक अच्छी बातें शेयर करना शुरू की। उन्होंने भी देखा कि रात है, भी ठीक है, थोड़ी बात कर लेते, अपने क्या जा रहा है। तो शेयरिंग केयरिंग थोड़ी और आगे बढ़ लगी। संतों ने कहा शेयरिंग केयरिंग आप कर रहे हो, हम भी थोड़ी कर लेते, हमारे पास धन माल तो नहीं है, तो ज्ञान वाली बात है, थोड़ी बात है हम भी शेयर कर देते। बात करते करते उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अंदर में। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने बोला चोरी करना ही बेकार है भाई। अरे हमारे पास तो इतना पावर है भाई, ये कहाँ डरिंग करके ये सब लेना है अपने को। ये सेठ जी क्या कमाते, इससे 10 गुना हम कमा लेंगे, तो सेठ जी का माल नहीं चाहिए, हटाओ इसको रिजेक्ट, हम तो और आगे बढ़ेंगे। तो वो धन की पोटलियां वहीं रख देते हैं। दोनों की बात चल रही थी, इतने में सेठ जी, सनलाइट होती है उनकी भी, ट्यूबलाइट होती है, वो नींद से उठते, वो आगे आते हैं, देखते ताला टूटा हुआ है दुकान में, ये क्या हुआ भाई? देखा तो लॉकर, गैस कटर लॉकर का माल खाली है, सब क्लियर हो गया। बोले क्या हुआ? जैसे जैसे ऊपर पहुंचते संतों के वहां पे, तो वहां देखते वहां चोर भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, और चोरों के पास वो पोटली पड़ी है। संतों ने कहा ये तो संत थे, नहीं तो आप भी संत बन जाते, मतलब सब आपका क्लीन हो जाता, अकिंचन, कुछ नहीं है आपके पास। तो मैं अपने तरीके से बात को रख रहा हूँ, दृष्टांत का एक अपना तरीका है, पर मूल मुद्दा ये है। पर एक ट्रांसफॉर्मेशन अब हार्ट हुआ। इस घटना में 2 बातें हुई। एक, चोरों ने चोरी की बात को छोड़ दिया, उनका दिल बदल गया। और दूसरा, सेठ जी का धन बच गया। सेठ जी को वो पोटली उन्होंने वापस, चोर ने सेठ जी को दे दी। 2 बातें हुई, एक सेठ जी का फायदा एक हो गया, एक चोर का फायदा हो गया। चोर सही मार्ग पर आ गया, ये चोर का फायदा, और सेठ जी का पैसा बच गया, सेठ जी का फायदा।
अब मेरा प्रश्न है, धर्म किस में हुआ? सेठ जी का धन बचाया, संत के उपदेश से सेठ जी का धन बचा, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना समझदार बच्चा है, जानकार इसे सही उत्तर दिया, इसके लिए